बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए अप्रैल का जो अभी महीना आ रहा है ये किस प्रकार से रहने वाला है। आपका ये चार्ट कुछ इसी तरीके से बनेगा। जब भी आप अपने लगन के चार्ट पर जब भी गोचर को अप्लाई करेंगे तो अप्रैल महीने में कुछ इस तरीके से आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिखेगी। हालांकि इस प्लेसमेंट में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं जो मंथ के मध्य में होंगे। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो प्लेसमेंट आपको चार्ट में नजर आ रही है इनके किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहां ये उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। बुध का गोचर मीन में है और मीन में अभी ये वक्री है। 6 अप्रैल से ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र अभी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल से मार्गी होने वाले हैं। मंगल का गोचर देखा जाएगा तो 4 अप्रैल से ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये भी नीच की स्थिति में आ जाएंगे। बृहस्पति अभी वृषभ में ही है और बृहस्पति अब बहुत जल्दी ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये भी मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे बाद में। शनि अभी मीन राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं तो आपको मीन राशि में देखने को मिलेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को आपको वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। राहु का गोचर फिलहाल मीन राशि में ही है और केतु कन्या में ही है। इन दोनों का ही जो गोचरीय स्थिति है वो भी बहुत जल्दी ही बदलने वाला है, लगभग मई महीने में। तो इस तरीके से ये गोचरीय स्थितियां हैं जो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे हम सबसे पहले विचार करेंगे लग्नेश पर। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध सप्तम भाव में आ रहे हैं। हालांकि बुध अभी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो रेट्रोग्रेड कंडीशन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा और साथ ही अपने करियर को लेकर भी। यहाँ जो केतु आपके लगन में स्थित है उस वजह से आप अपने आप को बहुत अच्छे से एहसास नहीं करा सकेंगे। जो भी आपकी क्षमताएं हैं, आपकी जो भी बोलने की या किसी भी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करने की जो क्षमता है, आपको थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। हालांकि बुध यहाँ राहु और शुक्र दोनों के ही साथ हैं तो बुध यहाँ नीच के होने के बावजूद भी उतना बेहतर रहेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए। उतना नकारात्मक प्रभाव इनका नहीं होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि ये अपने मित्र शनि के साथ भी हैं और सूर्य भी यहाँ है। लेकिन बुध का जो प्लेसमेंट है यहाँ, क्योंकि जो गुरु हैं वो गोचर कर रहे हैं नवम घर में, इसलिए अगर आपके चार्ट में बुध कमजोर स्थिति में नहीं है तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट वास्तव में आपका अगर कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस को लेके, या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिज को लेके काफी ज्यादा चिंताएं रह सकती हैं आप लोगों को। अब बुध यहाँ 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में आप ये निर्धारित नहीं कर सकेंगे तो कैरियर पर फोकस करें या फिर अपने बिजनेस पे। यहाँ पे जो बुध है अब मार्गी होने जा रहे हैं, मार्गी होने जा रहे हैं तो अब आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। अगर आप अपना खुद का कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं या अपने करियर में कुछ बदलाव करने के लिए देख रहे हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो हम शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र सेकंड लॉर्ड और आपके नवम घर के स्वामी है। शुक्र भी यही सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं फिलहाल। शुक्र का गोचर जो है 13 अप्रैल से ये मार्गी होने वाला है। तो 13 अप्रैल के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ हद तक जो इनकम आपकी जो रुकी हुई है वो इनकम आपको प्राप्त होगी। और क्योंकि 10th लॉर्ड खुद यहाँ रेट्रोग्रेड है इसलिए ये मंथ में आपकी इनकम पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। आपके बाद में आगे चलकर जो है आपका रुका हुआ जो पैसा है वो आपको मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। आपको यहाँ काफी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। साथ ही आपको यहाँ काफी मेहनत भी करनी होगी और अपने डिसीजन भी प्रॉपर लेने होंगे। यहाँ शुक्र अब सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने के केस में अब आप अपने जीवन साथी से कोई भी बड़ी अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपकी फैमिली लाइफ में आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ क्योंकि राहु ऑलरेडी साथ है, राहु होने की वजह से यहाँ पर आपको चीटिंग होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। अगर इस मंथ के दौरान आप मैरिज वगैरह भी करते हैं तो मैरिज में भी कहीं ना कहीं चीटिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इसके साथ साथ आपका अगर अपने पार्टनर के साथ कोई भी विवाद है, झगड़ा है, तो उसको लेकर भी आपको यहाँ सीरियस होना चाहिए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी शनि का ट्रांजिट है अभी सप्तम भाव में। शनि अभी अभी प्रवेश किए हैं सप्तम भाव में। तो शनि यहाँ आपके 5th और 6th लॉर्ड है, इसलिए आपका अगर कोई ऑलरेडी अगर दिक्कत चल रहा है पार्टनर के साथ तो वो आपका निपट सकता है। शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में है तो आप उतना ज्यादा भोग विलास या लग्जरी का आनंद नहीं ले सकेंगे। कोई ना कोई व्यवधान आपके रहेगा ही। इसके बाद अगर देखें तो 13 अप्रैल से, क्योंकि शुक्र मार्गी हो रहे हैं, 13 अप्रैल के बाद धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप थोड़ा बेटर होगा और आपकी अर्निंग्स पे भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। शुक्र का दृष्टि जो है वो आपके लगन पर है, लेकिन लगन में ऑलरेडी केतु का गोचर है। तो यहाँ अगर शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं या शुक्र से रिलेटेड आप किसी प्रोफेशन में हैं तो यहाँ खुद को आपको बहुत ज्यादा रेडी रखना होगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, या खुद में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी।
इसके बाद अगर हम देखें तो मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल थर्ड लॉर्ड और आपके एट्थ लॉर्ड हैं। मंगल गोचर कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, जहां वो नीच की स्थिति में है। नीच की स्थिति में मंगल है तो ये आपके नेटवर्क को प्रभावित करेगा काफी ज्यादा। लोग आपका ज्यादातर फायदा उठाने के लिए देखेंगे। यहाँ पर आपके व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व होगा। लोगों के साथ आप किस तरीके से पेश आते हैं, उनके साथ आपका कन्वर्सेशन या उनके साथ आपका जो भी डिस्प्यूट है, अगर किसी के साथ कोई विवाद है आपका, या आप किस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल यहाँ है तो वो बहुत ज्यादा धन और अन्य चीजों की चाहत देंगे, यानी आपकी इच्छाओं को काफी ज्यादा तीव्र करने वाले हैं। यहाँ मंगल के होने से कुछ लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ भी सकते हैं। ये आपके मेनली एग्रेशन की वजह से ही होगा। मंगल यहाँ एर्थ लॉर्ड है। एर्थ लॉर्ड होने के केस में वो अब आपको इनकम के मामले में थोड़े अच्छे रहेंगे। आर्थिक रूप से कोई बड़ा उतार चढ़ाव यहाँ ये दे सकते हैं। मंगल का अगर देखा जाएगा तो यहाँ से दृष्टि आपके वाणी स्थान पे ही आएगा। वाणी में ये एग्रेशन देने का काम करेंगे। अगर शुक्र चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको अपनी अर्निंग्स को लेकर जो इच्छाएं आपने पाली हैं वो अधूरी रहेंगी। मंगल का दृष्टि फिर पंचम घर पे आएगा। पंचम घर पे आएगा तो मंगल आपको तेजी से सोचने और समझने के लिए प्रेरित करेंगे, काफी फास्ट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन यहाँ आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन में या एग्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मंगल आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, इवन आपकी मैरिड लाइफ को भी। साथ ही साथ आपके संतान के साथ भी आपके जो रिलेशन है वो बिगाड़ सकता है। मंगल का दृष्टि फिर आपके 6th हाउस पे रहेगा। देखिए 6th हाउस पे मंगल का दृष्टि पड़ेगा तो ये कलीग्स के साथ या बॉस के साथ कुछ आपको इश्यूज दे सकता है। बट यहाँ आपको ये देखना होगा कि आप कोई भी कंपटीशन वगैरह अगर फाइट करने जा रहे हैं, या करियर को लेकर कोई भी आपने ऐसा फैसला लिया है जहाँ पर आप कुछ यूनिक करने जा रहे हैं, तो ऐसे मामलों में आपको मंगल काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ मंगल का यहाँ दृष्टि है तो आपकी डेली लाइफ जितनी ज्यादा बेहतर होगी, रूटीन वर्क जितना बेहतर होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी कार्य क्षमता बेहतर होगी और आप अच्छे से काम कर सकेंगे। कुछ आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ आपके मतभेद होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ मंगल की दृष्टि होने से। तो आप कितना फास्ट काम कर सकते हैं, कितना ज्यादा एग्रेसिवली आप अपने रूटीन को हैंडल कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। यहाँ मंगल स्थित हैं तो वो आपको आपके जो इन लॉज हैं या जो माता पिता हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई धन या संपत्ति की ज्यादा से ज्यादा चाहत लाएगा। यहाँ आपको आपकी एक्सपेक्टेशन पे काफी कंट्रोल रखना होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति आपके 4th लॉर्ड होने के साथ साथ वो 7th लॉर्ड भी है। फिलहाल नवम घर में इनका गोचर है। नवम घर में गोचर है तो ये घर से दूर जाने, इवन हायर एजुकेशन के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा करने और आपके अन्य जो भी मैटर हैं जो नवम भाव से जुड़े हैं उनके लिए एक अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। गुरु यहाँ है तो मेनली आप अपने माताजी से दूर जा सकते हैं। अपने मेनली स्टडी पर्पज के लिए ही ऐसा ज्यादातर चांस बनेगा। फिर भी आप कोई आध्यात्मिक या धार्मिक यात्रा भी अगर करना चाहें तो उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब गुरु क्योंकि 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड होने के केस में यहाँ जो आपके 9th लॉर्ड है उनकी स्थिति आपके 7th हाउस में ही है और शुक्र उच्च की कंडीशन में है। लेकिन यहाँ राहु और बहुत सारे जो ग्रह हैं लगभग यहाँ युति किए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ पे जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा गुरु के अच्छे होने के बावजूद भी। बट आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जो जर्नी है या लॉन्ग डिस्टेंस जो टूर है उस पर काफी पॉजिटिव असर रहेगा। गुरु यहाँ है तो आपकी उच्च शिक्षा काफी बेहतर होगी। उच्च शिक्षा से रिलेटेड आपके डिसीजन बहुत बेहतर होंगे। साथ ही साथ ये दिखाता है कि जातक कुछ हद तक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा वो आगे बढ़ सकता है। गुरु यहाँ है तो वो 7th लॉर्ड होके यहाँ बैठे हैं। बिजनेस पर्पज से अगर आपको कोई विदेश यात्रा करनी है या कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो गुरु का आपको अच्छा सपोर्ट रहेगा। गुरु यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे आपके लगन पर। लगन पर जो गुरु दृष्टि डालें तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाते हैं, काफी सात्विक भी बनाते हैं, आपके व्यवहार को काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। साथ ही दूसरे लोगों के साथ आपको कन्वर्सेशन में आना थोड़ा आसान होगा, दूसरे लोगों के साथ आपको वार्तालाप करना आसान होगा। साथ ही साथ थोड़ा पब्लिक डीलिंग भी आपके लिए आसान होगी क्योंकि यहाँ गुरु है वो 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होने के साथ साथ गुरु आपके लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी मैरिड लाइफ और अपने पारिवारिक जीवन के मामले में जो भी आप फैसले लेने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा सही तरीके से और पॉजिटिव तरीके से सोच समझ कर लेंगे। गुरु का फिर यहाँ दृष्टि पड़ेगा 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे इस तरीके से अगर गुरु दृष्टि डालें तो आपको काफी जिज्ञासु बनाते हैं, काफी सोचने समझने के लिए मजबूर करते हैं। कोई भी जब आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका काफी ज्यादा मैटर करेगा, चाहे वो डिसीजन आपका किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए हो। गुरु का दृष्टि जो यहाँ तीसरे घर पे पड़ रहा है, आपके अपने भाई बहनों से, रिलेटिव से या अन्य जो भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनसे आपके संबंध काफी बेहतर होंगे। गुरु का तीसरे घर पे दृष्टि है तो ये आपके एजुकेशन में आपको काफी सपोर्ट करेगा। गुरु का दृष्टि तीसरे भाव पे आने का
ये हम बोल सकते हैं कि जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडीज़ में रुचि लेगा, साथ ही वो कुछ ऐसी यात्राएँ करेगा जो उसके किसी न किसी बिज़नेस पर्पज़ से होंगे, या इवन उसको कहीं न कहीं अगर जीवन में कोई भी रिस्क है, तो उस रिस्क को कम करने के लिए जहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। गुरु का दृष्टि फिर आएगा आपके पंचम घर पे। पंचम घर पे ये जो दृष्टि आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉज़िटिव कहा जा सकता है। इसमें आपको संतान से जुड़े हुए, अपनी खुद की एजुकेशन से जुड़ी हुई, या अन्य भी कोई ऐसा फैसला लेना है जो वास्तव में आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ गुरु का आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगा। गुरु का यहाँ जो पंचम घर पे दृष्टि पड़ रही है, ये आपकी खुद की एजुकेशन, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अदर स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और यहाँ आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा विकसित होगी। गुरु यहाँ भाग्य स्थान पे ही बैठे हैं, और ऑलरेडी वो क्योंकि भाग्य के ही कारक हैं, इसलिए गुरु का रिजल्ट यहाँ काफ़ी अच्छा रहेगा। हालाँकि आप अपने चार्ट में ज़रूर गुरु की प्लेसमेंट चेक कर लें कि गुरु आपके चार्ट में कैसी कंडीशन में है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ शनि को। देखिए, शनि की अगर प्लेसमेंट देखी जाए तो शनि आपके चार्ट में पंचमेश और छठे घर के स्वामी हैं। 7वें घर में शनि अभी गोचर कर रहे हैं, और अभी-अभी ही इनका गोचर स्टार्ट हुआ है। तो शनि इतने ज़्यादा यहाँ पावरफुल नहीं है फिलहाल गोचर में। तो यहाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर उनके साथ आपका कोई मनमुटाव चल रहा है, पहले से कोई विवाद चल रहा है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, या कोई लीगल इश्यू चल रहा है तो भी आपको यहाँ सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ-साथ आप अपनी लाइफ को ज़्यादा स्टेबल होते हुए देखेंगे। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी शनि का संबंध लगन से भी रहेगा यहाँ से, और शनि यहाँ आपके पंचमेश है। पंचमेश होने की वजह से जो भी आप डिसीजन लेंगे, अपने डिसीजन पर आप काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे, और हमेशा एक सोचा-समझा फैसला ही आप लेंगे। इसके साथ-साथ आप यहाँ 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी अच्छा करेंगे। आपका रूटीन वर्क वगैरह और अन्य मैटर्स में भी यहाँ आपको शनि काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ सप्तम भाव में शनि आकर अगर आपका कोई बिज़नेस है, तो बिज़नेस से रिलेटेड जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको बढ़ाने का ही काम करेंगे। शनि फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके नवम घर पे। नवम घर पे जब शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्योंकि वो अब गुरु के ही घर में बैठे हैं और गुरु पे ही यहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कहा जा सकता है। आपके जीवन साथी के पर्पज़ से, अपने संतान के पर्पज़ से, अपनी एजुकेशन के पर्पज़ से कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस टूर आपको करना है, तो इस मामले में शनि का आपको सपोर्ट रहेगा। शनि का दृष्टि फिर लगन पर भी आएगा। लगन पर दृष्टि का आना आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ोकस्ड बनाएगा किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। शनि का फिर अगर हम देखेंगे तो 4th हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा। 4th हाउस पे जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ गुरु के ही घर पे वो दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु पर यहाँ वो खुद भी दृष्टि डाल रहे हैं, जो ट्रांजिट वाले गुरु हैं इन पर। इसलिए डोमेस्टिक मामलों में शनि आपकी ज़िम्मेदारी को बढ़ाएँगे, इवन आपके जीवन साथी की ज़िम्मेदारी को भी। लेकिन जीवन साथी के साथ कोई भी आपका लीगल मैटर है, तो आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा आपके 11th लॉर्ड हैं। 11th लॉर्ड होकर ये आपके नवम घर में गोचर कर रहे हैं। तो ये सडनली शुरुआती समय में, इस महीने में आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर दे सकते हैं। आपके अर्निंग्स के पर्पज़ से, धन के पर्पज़ से आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। चंद्रमा यहाँ गुरु के साथ रहेंगे, तो स्टडी रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये समय रहेगा आपके लिए। फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे लगभग 3 या 4 तारीख के आसपास आपके 10th हाउस में। चंद्रमा के 10th हाउस में आने की वजह से करियर में कुछ बेहतर डिसीजन आप ले सकते हो, लेकिन करियर में आपका थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अपने करियर को लेके थोड़े आप इमोशनल भी होंगे। चंद्रमा फिर आपके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहाँ वो मंगल के साथ आएँगे। मंगल के साथ आने की वजह से यहाँ ये आपके एग्रेशन को बढ़ाएँगे, तो जल्दबाजी में आके या गुस्से में आके कोई भी गलत फैसला आप ना लें। यहाँ पे चंद्रमा आएँगे तो मेनली आपके लिए कुछ न कुछ नया इनकम सोर्स ढूँढना भी आसान होगा कुछ हद तक। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे 12th हाउस में। 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करें तो कोई बड़ा खर्चा दिखाते हैं, कोई आपको इस प्रकार का कोई नुकसान दिखाते हैं जो आपके गलत निर्णय की वजह से हुआ हो। फिर अगर हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होके अभी ये 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो सूर्य का गोचर आपके लिए उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होने वाला। हालाँकि अगर आपका पार्टनर के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा होना है, विदेश यात्रा होना है, तो ज़रूर यहाँ सूर्य का आपको सपोर्ट रहेगा। बट अन्य मामलों में आपके जीवन साथी की सेहत को लेके काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। उनके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह या इस प्रकार की स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन और ईगो भी लाएँगे, जिससे आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा। लेकिन उन जातकों के लिए जिनका फॉरेन से किसी भी तरीके का संबंध है, या फॉरेन में जिनका सेटलमेंट है ऑलरेडी, उनके लिए सूर्य कुछ हद तक उनको नेम फेम देने वाले हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ सभी ग्रहों के बारे में डिस्कस किया। अब राहु और केतु के बारे में हम कोई खास डिस्कशन यहाँ नहीं करने वाले। अब देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन हैं और कौन कौन से खराब दिन हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में। अच्छे दिनों की जहाँ तक बात है आपके लिए 1, 2, 5 से 7 तारीख तक, 13, 14 और 18 और 19 ये दिन आपके लिए काफ़ी मैटर करेंगे, क्योंकि इन दिनों में आपका लगभग किया हुआ हर काम बनेगा, साथ ही काम करना भी आपके लिए ईज़ी होगा।
इसके साथ ही अगर कुछ खराब दिनों की बात की जाए तो चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा तो 23 और 24 को ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पर आपकी डेली लाइफ उतनी आसान नहीं होगी आपके लिए। यहाँ पर आपको काफी मेहनत करनी होगी 23 और 24 को। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। 27 और 28 की अगर बात की जाए तो अब मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे। मेष राशि में होते हुए चंद्रमा के आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी। 27 और 28 को कोई धन को लेकर बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब 12th हाउस में रहेगा तो ये अपने से दूसरे घर में रहेंगे और यहाँ 8 और 9 को इनकी स्थिति बनेगी। ये किसी बड़े खर्चे को दिखाते हैं, किसी पारिवारिक मैटर के लिए खर्चे को दिखाते हैं, साथ ही साथ आपके कुछ गलत फैसलों को भी ये दिखाते हैं। तो ये कुछ खराब दिन रहेंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।